मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछे गए गणित के जो प्रश्न हैं उसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो सेकेंड पाली यानी सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग 2019 के प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। तो हम लोग इसको समझ के हल करते हैं। तो ये एक वृत्त है, वृत्त पर अनंत बिंदुएं होते हैं, 1 2 मैंने गिन नहीं सकते हैं। वृत्त जो है बिंदुओं का समुच्चय होता है, वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती हैं। तो कहता है वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक ही बिंदु पर छू के निकला है, केवल एक बिंदु पर। तो ये जो रेखा है मान लेते हैं इस रेखा का नाम हम रखते हैं ए बी, रख देते हैं ए बी, और जिस बिंदु पर छुआ है उसको नाम रख देते हैं सी। तो ए बी रेखा जो है वह केवल वृत्त के एक बिंदु सी पर स्पर्श कर रहा है। तो एक बिंदु पर जब स्पर्श करके निकलता है कोई भी रेखा तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। बी इज द राइट आंसर। यदि वृत्त की जो ये रेखा है एक बिंदु पर स्पर्श करके जाएगी तो स्पर्श रेखा होगी, लेकिन वही जब दो बिंदु को टच करके जाएगा मतलब छेद करके जाएगा तो छेदक रेखा होगा। क्योंकि पूछा है एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, इसलिए इसका राइट आंसर स्पर्श रेखा होगा, ऑप्शन बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ। यहाँ पे एक कन्फ्यूज वाला प्रश्न है, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो गोला में एक ही पृष्ठ होता है और वक्र होता है। तो वक्र पृष्ठ के है कि कुल पृष्ठ के, या संपूर्ण पृष्ठ के कि पूर्ण पृष्ठ के। गोला के लिए एक ही सूत्र होगा, वक्र पृष्ठ के लिए कोई अलग से सूत्र नहीं है। इसलिए वक्र पृष्ठ के है कि कुल पृष्ठ के, सूत्र एक ही होता है, क्योंकि गोला में एक ही सूत्र होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ सब एक क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका तो वैल्यू हमको मालूम है गोले का वक्र पृष्ठ का, 144 पाई दिया हुआ है cm स्क्वायर, और इधर फार्मूला में है 4 पाई r स्क्वायर। तो जिस सवाल में पाई दिया हुआ है तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे, तो पाई से पाई को क्या करेंगे, काट देंगे। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 और r बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल, या r बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो 12 cm, इसका त्रिज्या पूछा, त्रिज्या r को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, मतलब ग्राफ उसका कैसा होगा जब अनंत हल होगा। तो ग्राफ हम 3 तरह के देखे हुए हैं रैखिक समीकरण में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। एक होता है कि दो समीकरण वाला रेखा एक दूसरे को काटेगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा तो अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो अद्वितीय हुआ, इसी को कहते हैं या केवल एक हल, केवल एक हल, अद्वितीय हल को ही कहते हैं केवल हल, एक हल। और जब ग्राफ दोनों समांतर होगा, एकदम पैरेलल, समांतर, तो ये समीकरण 1 का है, समीकरण 2 का है, 1 है 2 है। समांतर जब होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल। एक ग्राफ होगा जो समपाती होगा, समपाती मतलब दोनों समीकरण एक ही पर रहेगा, समीकरण 1 भी इसी पर है, 2 भी इसी पर है, दोनों है इसी पर, दोनों जिसको समपाती कहते हैं। दो रेखा एक दूसरे पर जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती। समीकरण 1 भी इसी होके गुजरा है, बी भी तो एक होके, चूंकि यह कई जगह मिला है, अनंत जगह मिला है, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल होते हैं इसके, जब समपाती रेखा होगा तो कितने होंगे, अनंत हल, या अपरिमित रूप से
अनेक हल, यही पूछ रहा है। दो दो जब यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो अनंत हल के लिए कैसी रेखा है? समपाती है। दो रेखाएं समपाती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष के नियमक दिए गए हैं। कोई त्रिभुज है, उसका नाम ए है, बी है और सी है। तो ए और बी के नियमक हमें मालूम है। ए का है 2,3, बी का है 1,-3 और सी का नहीं है तो एक्स वाई मान लेते हैं। सी का नहीं है तो तीसरे सी का यही एक्स वाई निकालना है। और केंद्रक का नियमक दिया है। ये जो केंद्रक है, केंद्रक जिसको जी कहते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसका नियमक है 3,0, 3,0। तो हम लोग सूत्र जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक का नियमक। त्रिभुज के केंद्रक का नियमक, केंद्रक का नियामक या निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है? x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है केंद्रक का, तो इसके बदले हम रख देंगे 3,0 या 3,0 बराबर x1 है आपका 2, x2 है 1, x3 है x से बटे 3, y1 है आपका 3, y2 है -3 और y3 है y बटे हो जाएगा 3। तो इसमें जो है हम कंपेयर करेंगे। x नियमक इक्वल होगा, y नियमक इक्वल होगा। तो हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। तो 2 1 3 जोड़ x, 3 जोड़ x बटे 3, 3 जोड़ x बटे 3, यह बराबर किसके हो जाएगा? 3 के हो जाएगा। कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे। 3 + x बराबर 3 तिया 9 या x बराबर 9 घटाओ 3 या x बराबर 9 3 गया 6। अब हम लोग इसको देखते हैं y वाले को। 3 में से 3 गया 0, प्लस माइनस 0, तो 0 + y तो y ये हुआ, y बटे 3 यह बराबर किसके होगा? 0 के, बराबर 0 के। कोना कोनी गुना करते हैं तो y बराबर गुना 1 y है और 3 गुना 0 3। तो x निकला 6, y निकला 0। तो इसीलिए c का नियामक क्या हो गया? तो पहले x वाला लिखाता है, x वाला है 6, y वाला है 0। 6,0 कहाँ है? 6,0 आपका ऑप्शन सी में। पांचवा प्रश्न है, बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। तो दो रेखा है, एक रेखा है, उसके दो बिंदुओं के निर्देशांक मालूम है -2,3 और दूसरा है 4,1, ये बी है। बी कहता है इसके मध्य बिंदु माने बीच में जो पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, इसका नियमक निकल। मान लेते हैं ये मिडिल पॉइंट पी है, पी का नियमक निकलना है। तो नियमक जो मालूम नहीं है उसको एक्स वाई मान के चलते हैं हम लोग, माने एक्स वाई के नियमक हमको निकालना है। तो फार्मूला ही होता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है क्या? पी एक्स वाई, यही निकालना है। के नियामक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु के नियामक सूत्र ही होता है x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। बस सूत्र पे लगाना है। ये x1 है आपका -2, x2 है आपका 4/2, y1 है 3, y2 है 1/2। इसको हल करते हैं। 4 में से 2 जाएगा 2/2, 3 जोड़ 1 4/2। इसको कटाते हैं, 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो ये आपका आया 1,2। तो मध्य बिंदु के नियमक हो गए 1,2। 1,2 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। छठा प्रश्न है,
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो इसको हल करके देखते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वह कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, फार्मूला है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वह सेक स्क्वायर ए के बराबर है। तो इसके बदले में ये लिखेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक होगा 1 बटे साइन स्क्वायर और सेक होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। दो भिन्न है तो इसको भगा को उलट के गुना करेंगे। 1 बटे साइन पहला भिन्न जो ऊपर वाला है जैसा तैसा रहेगा, ये वाला उलट जाएगा और गुना हो जाएगा। कॉस स्क्वायर कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और 1 आ जाएगा नीचे। तो 1 गुना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर गुना 1 साइन स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े हैं ना, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर पूछता है तो टेन स्क्वायर होता है। कॉस ऊपर है, साइन है, तो कॉस बटे साइन होता है कॉस बटे साइन होता है कॉट। तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। सी आपका आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह है 3.27 पर रेकरिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक शांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या है। तो शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती सॉरी, अशांत है मतलब चलते रहेगा तो अशांत है, रेकरिंग पड़ गया। तो परिमेय संख्या की एक यह भी परिभाषा है, पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू नहीं बराबर 0, पी और क्यू पूर्णांक हो। ये तो परिभाषा है। एक परिभाषा यह भी है कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, तो आवर्त में रेकरिंग दिख रहा है, इसका मतलब वह परिमेय संख्या है। सॉरी 8वां नंबर प्रश्न पहले बन गया था, 7वां नंबर छूट गया था, इसलिए हम 7वें नंबर को बना रहे हैं जो छूटा हुआ था। इससे पहले 8 बन गया था। तो चलिए हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है p + 1, 2p + 1 और 4p - 1 AP में है। AP के 3 पद दिए गए हैं, ये कहता है AP में है। तो P का मान, तो 3 पद जब AP में होता है तो AP में कोई भी पद है तो उसके सार्वंतर समान होते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, दोनों इक्वल होगा। तो दूसरा पद है क्या? 2p + 1, इसमें से माइनस करेंगे पहले पद को। पहला पद है क्या? तो ये दूसरा पद में से घटा रहे हैं पहले पद को, ये हुआ सार्वंतर का मान। यह बराबर होगा 4p - 1 माइनस 2p + 1। क्यों? 4p हुआ तीसरा पद, 4p - 1, और ये हुआ दूसरा पद। तो इसको भी घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा, इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर होगा। सार्वंतर बराबर होगा, इससे मेरा p का मान निकल जाएगा। तो या 2p + 1 माइनस से गुना होगा, प्लस माइनस -1 बराबर 4p - 1 ± 2p - 1। तो हम लोग p को एक तरफ करते हैं, 2p में से एक p जाएगा तो p को एक तरफ कर लेते हैं, 2p में से एक p जाएगा तो एक p बचेगा। 4p में से 2p जाएगा तो 2p इधर आके -2p बराबर -1 - 1 -1 -2 -1, तो बराबर हो गया 2 1 3 1 4 -4 होगा। और ये -1 + 1 ये तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। तो या p बराबर हो जाएगा, सॉरी p नहीं, p में से 2p जाएगा तो होगा -p बराबर होगा -4। तो माइनस दोनों बगल से कट जाएगा, इसलिए p का जो मान होगा 4। तो p का मान 4 आपका ऑप्शन डी में है। हम लोग 9 प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है, तो मूलों का गुणनफल होता है c बटे मूलों का गुणनफल। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना,
मूलक गुणनफल को ही कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। यह होता है सी क्या होता है, अचर पद, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणक। तो मूलों के गुणनफल का वैल्यू हमको मालूम है, इसके बदले में लिखेंगे 8, और सी का वैल्यू आप देख रहे हैं अचर पद यहाँ ए है, और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणक कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुणा कर देंगे, ए गुना 1 ए, 8 गुना 1 8 है, तो ए का मान 8 निकला। ऑप्शन सी में है। 10वां प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा जो फेंकते हैं हम लोग, तो एक बार पासा को हम लोग देख लेते हैं। लूडो जो खेलते हैं वही है पासा, उसमें एक बिंदु होता है, उसके बाद एगो 2 होता है, आप देखे होंगे, और एक होता है 3, दूसरा होता है 4, 2 ऊपर 2 नीचे, और 5वां होता है 5 होता है, ऐसे रहता है, और अगला जो है छठा, उसमें 6 रहता है जो लाल कलर से रहता है। ये तो पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने का। तो अभाज्य कहते हैं किसको, तो अभाज्य आपका 2 है, एक अभाज्य हुआ, ये भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं ये है, तो अभाज्य वाला हो गया क्या गो, 1 गो 2 गो 3 गो। तो एन ई जो होगा नंबर ऑफ अनुकूल परिणामों की संख्या, एन ई जो होगा कितना होगा अभाज्य वाला, 1 2 3, तो 3 हो गया। एन एस कितना होगा, सम ऑफ इवेंट, कुल घटना क्या को घटेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो इसीलिए पी ई बराबर सूत्र होता है एन ई बटे एन एस, यही है प्रायिकता का फार्मूला, प्रायिकता इसी से निकलता है। तो एन ई है कितना, मैंने वही जो पूछ रहा है अभाज्य संख्या 3 गो अथी होता है, 1 2 3, ये वाला अभाज्य वाला है, ये तो 3 अब बटे 6, तो 2 बार में कट जाएगा, ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, तो 1/2, तो 1/2 भाज्य भी कहता, तो 3 है अभाज्य, और शेष भी बच गया 1 2 3 भाज्य है, तो भाज्य भी कहता, तो एक बार 1/2 ए होता, अभाज्य कह रहा है तो 1/2 ए होगा, तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। 11वां प्रश्न जो है, 11वां प्रश्न वह है द्विघात बहुपद के शून्यक। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर 3 + 3x + 2, इसको 0 को इक्वल करेंगे तब ना शून्यक निकलेगा, तो या इसका गुणनखंड करेंगे। 3x को क्या लिख सकते हैं, क्या 3x को 2x जोड़े x लिख सकते हैं क्या, 2x जोड़े x 3x, 2x गुना x 2x स्क्वायर, इसके गुणनफल के बराबर होता है, +2 बराबर 0, या x कॉमन लेते हैं, x + 2 होता है, इसमें कुछ कॉमन है तो 1 होगा, बराबर 0, या x + 1 ब्रैकेट से बाहर का लिखते हैं, और 2 गो x + 2 में से कोई एगो लिखते हैं, बराबर 0 होता है। x + 1 को 0 को बराबर करते हैं, x + 2 को भी एक बार करेंगे ना, इसको रखेंगे, इसको भेजेंगे 0 की तरफ, 0 हो जाएगा, एक बार इसको रखेंगे, इसको भेजेंगे 0 की तरफ, तो x बराबर +1 0 की तरफ जाएगा -1, या x बराबर +2 उधर जाएगा -2, तो x का कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 आया। द्विघात बहुपद है, 2 को वैल्यू आएगा, त्रिघात बहुपद रहेगा 3 को वैल्यू आएगा, शून्य का आएगा, हल आएगा, तो x बराबर निकल गया -1 और कॉमा -2, तो -1 -2 कहाँ है, -1 -2 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। चलिए तोड़ के देखते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह सेक थीटा के बराबर होता है। फार्मूला है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा फार्मूला है। सेक को हम लोग लिखते हैं फार्मूला के हिसाब से 1/cos थीटा। यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, इंटू है, यहाँ भी है। कॉस तो कॉस है, ये है पहले से, तो कॉस नीचे में कुछ नहीं देवन है, कॉस से कॉस कट गया तो 1/1 कितना होता है 1 होता है। तो 1 आपका है कहाँ, ऑप्शन ए में है। प्रश्न है कॉसेक 45 डिग्री का मान है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 होता है 1/√2।
तो 1/√2 को जब पलटेंगे तो √2/1 होगा, नीचे में तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका √2 होगा, सी नंबर।